नीचे हाँ स्टार्ट चालू कर लो। यस कॉमरेड्स, उम्मीद है आवाज ठीक आ रही होगी, क्योंकि आज हम कान वाला यंत्र लगाकर नहीं बैठे हैं और यस कॉमरेड्स, थोड़ी सी देर में 2-3 मिनट में हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। ठीक आ रही होगी, क्योंकि आज हम दो 3 मिनट में हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। मित्र लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छी बात है। साथी लोग आ रहे हैं। आज का जैसा कि विषय हमारे साथियों ने दिया हुआ है, उस विषय मुख्यतः उस सवाल पर केंद्रित है जो कल हरियाणा में घटी हुई घटना से सामने आया है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे किसानों के बीच में 3 कृषि कानूनों को समझाने के लिए, और कृषि कानूनों को कितना किसानों ने समझा, ये बात उनकी समझ में वहीं आई जब खट्टर की आमसभा के 3 टप्पर किसानों ने उड़ा दिए। और वो 3 टप्पर आवाज के बारे में साथियों ने कहा है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आवाज को थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। वैसे भी हमारे साथ हमारे मित्र द्रक्षचंद जी भी हैं जो इसमें मदद करेंगे। ये लगा दीजिए। शुरुआत में तो सही है। हाँ, कहीं से ब्लॉक तो नहीं, बंद तो नहीं किया आपने? नहीं। अब आप सुनिए इसको। है कल खट्टर की आमसभा के 3 टप्पर किसानों ने उड़ा दिए तो उन्हें अचानक कम्युनिस्टों की याद आई। किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। लगभग 50 दिन से किसान कड़कती ठंड के बावजूद दिल्ली की 5 बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, जिसमें हरियाणा के लाखों किसान हैं। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश अपने ही प्रदेश के किसानों को, जिनमें से करीबन 1 दर्जन के आसपास हरियाणा के किसानों की अकाल मृत्यु वहां पर हो चुकी है, ठंड की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, बारिश की वजह से। उनके प्रति संवेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, लेकिन उन्हें बहुत अधिक चिंता हुई इस बात को लेकर कि कम्युनिस्टों ने उनकी वो आमसभा नहीं होने दी। और उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। खट्टर साहब को कम्युनिस्ट फोबिया है। खट्टर साहब जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उन सबको कम्युनिस्ट फोबिया है, लेकिन खट्टर साहब ये नहीं जानते कि ये एक ऐसा विचार है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो जनता के जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जो जनता के बीच में, जनता के साथ, जनता के द्वारा होता है वो और इसीलिए खट्टर साहब इसको, और ये खट्टर साहब के आकाश से लेकर उनके गोदी मीडिया जो कॉर्पोरेट के नियंत्रण में है, उस गोदी मीडिया की बिल्कुल आजमाई हुई टैक्टिस है कि इस किसानों के आज तक जिस तरीके का आंदोलन नहीं हुआ है, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील कर दें, राजनीतिक पार्टियों पर दोषारोपण कर दें और राजनीतिक पार्टियों पर दोषारोपण करके अपने आप को बड़ा शहीद बनाने की कोशिश करें। उसी तिकड़म के आधार पर
जनता के और किसानों के उस विद्रोह को खट्टर साहब ने कम्युनिस्टों द्वारा किया गया उत्पात करार देने की कोशिश की है। ये हम इसे अपने लिए बहुत सम्मान की बात मानते हैं कि आज इतने बड़े पैमाने पर किसान जो हम सबके लिए, हम सबके साथ मिलकर आपस में अपनी सारी मतभिन्नताओं को छोड़कर उन तमाम सारी खाइयों को, बाधाओं को और दीवारों को लांघकर जो खट्टर साहब और उनकी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में इस देश की जनता के बीच में पैदा करने की कोशिश की है, इन सबको धता बताते हुए आज पूरे देश का किसान आंदोलन पर है। हम उसका बहुत ही तहे दिल के साथ अभिनंदन करते हैं, उसकी इस लड़ाई को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लड़ाई एक ऐसा इतिहास रच रही है, विश्व के आंदोलनों में एक ऐसा योगदान दे रही है जो आने वाले दिनों में तमाम सारे विश्वविद्यालयों में, तमाम सारे देशों में इस चर्चा का विषय होगा कि इतना असाधारण, इतना एकजुट, इतना शांतिपूर्ण, इतना डिटरमाइन, इतना संकल्पबद्ध और केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए लड़ने वाला इतना शानदार किसान आंदोलन किस तरीके से हुआ था। ये किसान आंदोलन जीत कर ही जाने वाला है। खट्टर विदाउट खट्टर और इंस्पाइट ऑफ खट्टर। लेकिन यहां पर विषय वो नहीं है, यहां पर विषय मनोहर लाल खट्टर साहब के थोड़े से ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनकी बिरादरी की एक खास विशेषता है। वो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, वो जिस भाजपा से आते हैं, वो उसकी एक खास विशेषता है और वो खास विशेषता ये है कि वो पढ़ने लिखने से बहुत परहेज करते हैं। उनके यहां पढ़ना लिखना, चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, दुनिया के बारे में जानना समझना, दुनिया तो छोड़िए, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानना और समझना योग्यता नहीं माना जाता बल्कि अयोग्यता माना जाता है। इसीलिए खुद इनके अपने कबीले में, इनके कुटुंब कबीले में भी अगर दुर्भाग्य से या संयोग से या एक्सीडेंटली कोई पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति आ जाता है तो वो टिकता नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए, उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है जिनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो। उससे छोटी मोटी डिग्रियों पर कोई समझौता करने वाले लोग हैं नहीं। पढ़ने लिखने के प्रति उनके इस परहेज की एक खास वजह है और खास वजह यह है कि अगर व्यक्ति पढ़ लिख लेगा, अगर व्यक्ति जानकारी हासिल कर लेगा तो उससे उसकी सोचने समझने की, विश्लेषण करने की क्षमताओं का भी विकास होगा। और अगर विश्लेषण करने की क्षमताओं का विकास हो गया और वो दुनिया को समझने लगा तो जाहिर सी बात है कि खट्टर साहब के टीन टप्पर दोबारा से किसी राज्य में जमने वाले नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया है। वो विषय केवल एक बार केवल उन्हीं के लिए आया था, उसके बाद कभी आया नहीं। उस पर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। डिग्री न होना कोई अयोग्यता वाली बात नहीं है, लेकिन डिग्री के नाम पर झूठ बोलना जाहिर रूप से बहुत ही सिर्फ अयोग्यता ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है। लेकिन अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के गुरु हैं। अब वो गुरु कैसे हैं ये हमें मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी खुद उनको अपना गुरु मानते हैं और उनका नाम है संभाजी भिड़े। पुणे में है। ये जो भीमा और कोरेगांव की जो घटना हुई थी, वहां पर दलितों के ऊपर जो हमला करने के लिए गिरोह गया था, जिन पर हमला भी हुआ और जिनके के प्रति हमदर्दी रखने वाले लोगों को उसके बावजूद जेल में भी आज डाला हुआ है, उस आंदोलन के, उस हमले के वो नेता थे। उन संभाजी भिड़े ने ये कहा है कि इस देश का, और ये आरएसएस और ये जो गिरोह है वो अपने आप को ही देश मानता है, बाकी देश को देश नहीं मानता। संभाजी भिड़े ने ये कहा कि शिक्षित समाज, पढ़ा लिखा समाज इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जाहिर है कि आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ने लिखने के बारे में उनकी क्या बात है। इसलिए सोचा कि इस बहाने मनोहर लाल खट्टर जी तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि कभी कभार पढ़ लिया करें, उससे स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं होता। आज तक जितनी भी मेडिकल साइंस की खोजें हुई हैं उसमें आज तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं आया कि पढ़ने लिखने की वजह से किसी आदमी को बीमारी हो गई हो। और ऐसे करोड़ों हादसे आए हैं, ऐसे करोड़ों उदाहरण आए हैं जहां पढ़ने लिखने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना सामाजिक रूप से उपयोगी बना दिया था कि वो समाज के लिए भी काम आए, अपने घर के लिए भी काम आए, अपने जीवन में भी काम आए। इसलिए पहले तो खट्टर साहब अपन ये बात करते हैं कि कम्युनिस्ट क्या है, ऐसा हवा बना के रख देते हैं सुनियोजित मीडिया की तरह।
और कम्युनिस्टों के साथ ये हमेशा हुआ है कि कम्युनिस्टों के पहुंचने से पहले कम्युनिस्टों के बारे में झूठा प्रचार पहुंच जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं। सत्ता पे बैठे हुए लोग, मीडिया पर कब्जा किए लोग, राज संस्थाओं में बैठे हुए लोग, पुरोहिताई चलाने वाले लोग, इन सारे लोगों को मालूम होता है कि एक बार अगर कम्युनिस्ट विचारधारा से या कम्युनिस्ट व्यवहार से लोगों का कोई रिश्ता कायम हो जाएगा तो उनकी दुकानें नहीं चलने वाली। इसलिए कम्युनिस्टों के पहुंचने के पहले ही कम्युनिस्टों के विरोध में प्रचार पहुंच जाता है। और यह आज की बात नहीं है, जब से ये विचारधारा पैदा हुई है, चाहे वो बीज रूप में, दार्शनिक वामपंथ के रूप में, चाहे वो व्यवहार रूप में, राजनीतिक वामपंथ के रूप में, चाहे वो एकदम संगठित रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, राजनीतिक वामपंथ के सबसे ज्यादा विकसित संगठन के रूप में आई हो, इसके खिलाफ प्रचार करने की मुहिम छोड़ दी जाती है। पता नहीं क्या हो जाएगा, लूट लेंगे, छोटी दुकान वालों को भी लूट लेंगे, और ये करेंगे और वो करेंगे, और हिंसा, ये वो 25 बात है क्या? ये वामपंथ है क्या? बहुत ही सादा सी बात है, बिल्कुल जटिल बात नहीं है। जो सुबह सूरज की ओर मुंह करके उठते हैं और दिन के आने पर खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, वे सहज वाम हैं। और जो दिन रात गुजरी हुई अमावस की बहाली के लिए रोते रहते हैं, और ऐसा करने के लिए जितने भी दीपक हैं, जितनी भी बाती हैं, जितनी भी चिंगारी है, जितनी भी मशाल है, उन सारी रोशनियों को बुझाने पर आमादा रहते हैं, और हाय हमारी अमावस दोबारा से लौट कर आए, वो दक्षिणपंथी है। ये काव्यात्मक बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। जिंदगी का सूरज क्या है? जिंदगी का सूरज वो है जो आएगा, जो बेहतरी क्या उजाला लेकर आएगा। और अमावस क्या है? अमावस त्रासदियों की, विडंबनाओं की और शोषण की वो कठिन रात है जिसे बड़ी मुश्किल से हमारे पुरखों ने काटा था, एक नए सूरज के आगमन की उम्मीद के साथ। वामपंथ जिंदगी की सामाजिक उपयोगिता और मनुष्यता का पर्याय है। अगर कवि की भाषा में कहा जाए तो जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। और जो सूरज उगाने के लिए अपनी जिंदगी को होम कर देते हैं, जो सूरज को उगाने के सपने देखते हैं, वही वामपंथ है। वामपंथ का मतलब यह है कि जो समाज को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, जो समाज के अंदर गुलामी और शोषण के जितने भी रूप हैं उनको खत्म करके मनुष्य को एकदम आजाद और वैज्ञानिक सोच समझ से लैस करना चाहते हैं, उसे पूरी तरीके से एक विश्लेषण करने वाला, सोचने समझने वाला और समाज को आगे की ओर ले जाने वाला प्राणी बनाना चाहते हैं, वो वामपंथी है। वहीं उसके विपरीत जो पुरातन समाज की असमानता, गैर बराबरी, अंधविश्वास को महान मानते हैं, जो ये मानते हैं कि शोषण बिल्कुल जायज है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो समाज में सारे लोग बराबर नहीं होंगे, जो ऐसी अंगूठा टेक विचारधारा को दोबारा से लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति या शरीयत के नाम पर इस पूरे समाज को चलाना चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी है। जो समाज की प्रगति के साथ समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, मनुष्यता को उसकी पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, वो वामपंथी हैं। और जो उसे एक बार फिर अंधेरे समाज की ओर ले जाना चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी है। आधुनिक वाम जो है, मॉडर्न लेफ्ट, वो एक वैचारिक समग्र है, वैचारिक समूह है। वो कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ, वो किसी एक बीजक में से निकल कर नहीं आया। वो अब तक मनुष्यता ने पिछले 5000 साल में, कहीं पर 7000 साल में, कुल मिलाकर मनुष्य समाज का एक जो विकास की जो अवस्था है, दुनिया में ये माना जाता है कि लगभग 7-8 हजार साल पुराना हमारा इतिहास है पूरी मनुष्यता का। उस 7-8 हजार साल के इतिहास में पूरी दुनिया भर में मनुष्यों ने अपनी जिंदगी के संघर्ष के साथ, प्रकृति के साथ लड़ते हुए, प्रकृति से सीखते हुए, पूरे समाज में जब राजा पैदा हो गए, सामंत पैदा हो गए, दास प्रथा पैदा हो गई, उन सब से मुकाबला करते हुए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, विचार के पैमाने पर, विज्ञान की खोज के नाम पर उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की, उन सबके मेल का नाम है वामपंथ। और वामपंथ परम सत्य नहीं है। वामपंथ ये मानता है कि
दुनिया विकसित हो रही है, समाज विकसित हो रहा है, ऐसे विकसित होने में कोई भी चीज परम सत्य नहीं है, सब इवॉल्व हो रहे हैं, सब विकसित हो रहे हैं, कुछ भी अवतरित नहीं होता, शून्य से कुछ भी पैदा नहीं होता, शून्य का विचार भी शून्य से नहीं निकलता। ये भौतिक परिस्थितियां हैं, ये हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं। ये प्रकृति के साथ रहते रहते हमारे पुरखों ने जो बीज बोना सीखा, जो पानी का इस्तेमाल करना सीखा, जो अग्नि का इस्तेमाल करना सीखा, जो पत्थर का औजार चलाना सीखा, जो लोहा खोजा और उसके बाद जो पहिया बनाया, उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रगति हुई है, ये सारी प्रगति जो है वो परिस्थितियों के साथ, उन भौतिक परिस्थितियों के साथ, जिंदगी के उन वास्तविक हालात के साथ मनुष्यता को बेहतर बनाने की लड़ाई के दौरान हासिल हुए हो। इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है, कुछ भी जड़ या स्थिर नहीं है। और ये इवोल्यूशन जो है ये आगे की होगा, ये बेहतरी के लिए होगा। इस जो ऐसा मानते हैं कि विज्ञान की जितनी भी खोजें हैं, समाज की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी नई समझदारियां हैं, वो इस समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी कारपोरेट कंपनी के मुनाफे के लिए नहीं, उसकी तिजोरी बढ़ने के लिए नहीं। जो ये मानते हैं कि अगर एक नई मशीन ईजाद हो गई है जिसकी टेक्नोलॉजी के जरिए एक मजदूर 8 घंटे में जो पैदा करता था वो काम 6 घंटे में किया जा सकता है, इसका मतलब मजदूर की छटनी करने का नहीं है, बल्कि उसका लाभ उस मजदूर को मिलना चाहिए और उसके काम के घंटे 8 से घटाकर 6 कर देने चाहिए। उससे विपुल उत्पादन पैदा करके समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो ये मानते हैं कि विज्ञान की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो मनुष्यता के भले के लिए है, वो वामपंथी है। और वामपंथी समाज के विकास के इन नियमों को जानते हैं और वो इवोल्यूशन के इन नियमों को, विकास के इन नियमों को अपने आप घटने का इंतजार करने की बजाय अगर उन नियमों का इस्तेमाल करके उसे और भी ज्यादा उस गति को तेज करने की कोशिश करते हैं, जिसे वो रेवोल्यूशन कहते हैं, वो वामपंथी है। सिंपल सी बात है। खट्टर साहब, इतनी सी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं आई तो जरा देख तो ले कि कहां से आया ये वामपंथ। ये केवल भारत में या ब्राजील में या रशिया में या चीन में या अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका के देशों में अगर एक साथ सारे लोग एक तरीके से सोचते हैं, हर मानव सभ्यता में अगर प्राचीन इतिहास पे हम जाते हैं और हम भीष्म पितामह को ये कहते हुए पाते हैं शांति पर्व में द्रौपदी के सवाल पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को सरे दरबार निर्वस्त्र किया जाता रहा और आप खामोश बैठे रहे सबके पितामह होने के बावजूद। तब भीष्म पितामह ये जवाब देते हैं कि ये एक खास सामाजिक व्यवस्था थी, मैं वहां पर जो था वो पितामह के रूप में नहीं था, मैं एक राजा के दरबारी के रूप में था। और उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था और ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक दुनिया आएगी जिस दुनिया में सारे लोग बराबर होंगे, न कोई राजा होगा न कोई प्रजा होगी। जो ये सोच, जो उस जमाने में सोचा कि अन्याय नहीं होना चाहिए। वामपंथ वो है जिसने न केवल सोचा कि अन्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अन्याय क्यों होता है, उसके कारण को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है और उस अन्याय को किस तरीके से किया जा सकता है, अनडन किया जा सकता है, ये किया। और इसी की बात है कि जब से विचार पैदा हुआ है तभी से वाम पैदा हुआ। जब से लोगों ने सोचना शुरू किया है तब से ही वाम पैदा हुआ, क्योंकि लोगों ने समाज की बेहतरी के लिए सोचना शुरू किया। इस बीच में तमाम सारे ऐसे विचार भी आए जो जिनका एकमात्र मकसद ये था कि वो वाम का विखंडन करें, वाम का खंडन करें, वो मिट गए, लेकिन वाम नहीं मिटा। खट्टर साहब, ये वाम आयातित नहीं है, ये एक्सपोर्टेड नहीं है। जिस तरीके से आपके माननीय नेताओं के तमाम सारे सुख के साधन जो है वो दुनिया भर से बुलाए जाते हैं, ये विचारधारा पूंजीवाद की तरीके से आयातित विचारधारा नहीं है। ये इस विचारधारा की जड़ भारत की विचार परंपराओं में, पूरी दुनिया की विचार परंपराओं के साथ साथ भारत की दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक परंपराओं में भी बहुत गहरी है। असल में भारतीय विचार परंपरा की जो धुरी है, जो नींव है, वो जड़ है, वही वामपंथ है। कभी फुर्सत में रहे तो 2700 साल पहले के एक दार्शनिक को पढ़ लीजिएगा जिनका नाम था कण्व ऋषि।
उन्होंने उस जमाने में ये कहा था कि ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाला नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी कुछ होता है वो छोटे छोटे अणुओं के मेल की वजह से होता है, और उन्हीं के बीच में गति की वजह से पूरी की पूरी दुनिया चलती है, पूरे का पूरा समाज पड़ता है। जितना भी क्षण दर्शन है, जो 6 मुख्य दर्शन है, उन 6 मुख्य दर्शनों की मुख्य धुरी जो है वो आधे से ज्यादा दर्शन जो है यही वाम दर्शन है, जो कहते हैं कि नहीं, दुनिया ऐसी हमेशा नहीं थी, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये है इस वाम की, भारत की आधारशिला। दार्शनिक ग्रंथ पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बोझ लगे, तो सुश्रुत को पढ़ लीजिए, बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। चरक को पढ़ लीजिए, धन्वंतरी को पढ़ लीजिए। उनकी सारी शोधों का आधार यही था कि जीवन सत्य है, और ये जो जीवन सत्य है, इसमें जो बीमारी पैदा होती है वो कुछ पदार्थों के कम होने या ज्यादा होने की वजह से होती है, उसका इलाज किया जा सकता है। यही वाम तो है कि समाज में जो भी कुछ बीमारी है वो बीमारी इस समाज की ही कुछ परिस्थितियों की वजह से पैदा होती है, उनकी कमी बेशी को ठीक किया जा सकता है, तो समाज को ठीक किया जा सकता है। वाम का ये दर्शन नहीं होता, वाम का ये सोचने समझने का तरीका नहीं होता, तो खट्टर साहब जितनी भी औषधियों और चिकित्सा के आविष्कार हुए हैं, जितने भी आविष्कार गणित में हुए हैं, वो तमाम सारे आविष्कार नहीं हुए होते। आर्यभट्ट और वराहमिहिर का कुतुब निमा है वाम। उन्होंने अगर ये कह दिया होता कि जगत सत्य नहीं है, तो फिर वो ये खोज करने के लिए नहीं जाते कि ये सौरमंडल की गति क्या होती है, त्रिज्या के मान को, पाई के मान को किस तरीके से नापा जाता है, सूरज चक्कर लगाता है या पृथ्वी चक्कर लगाती है, फिर उसकी खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को मान लिया जाता। तो ये भारतीय दर्शन का वाम था, जिसने भारत के बौद्धिक और सामाजिक विकास में एक जमाने में बड़ी भूमिका निभाई, जब तक आपके आदि शंकराचार्य नहीं आए और उन्होंने बाकायदा राजाओं के साथ मिलकर व्यवस्थागत तरीके से हमला करके उसको मिटाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद कोई खोजें नहीं हुई, कोई शोध नहीं हुई। तो भारत की सबसे बेहतर सामाजिक संकल्पना का नाम है वाम, जिससे आपको डर लगता है, जिसके वारिस है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट उस आधुनिक राजनीतिक वाम के आज की परिस्थितियों के एडिशन है। जो चारवाक ने तब कहा था, जो बृहस्पति ने तब कहा था, जो कण्व ने तब कहा था, जो कणाद ने तब कहा था, उसके आगे की आज की परिस्थितियों के नए संस्करण का नाम है कम्युनिस्ट। ये मुसोलिनी से ड्रेस और हिटलर से संगठन की धारणा लेकर बने हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, ये भारतीय विचार परंपरा के असली वारिस हैं। मार्क्स ने खुद इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नया नहीं खोजा, कोई अनुसंधान, कोई अन्वेषण, कोई आविष्कार नहीं किया। उन्होंने विचार की 3 धाराओं को, आध्यात्मिक द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा था, उसको पैरों के बल में खड़ा करके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बनाया, और जो यांत्रिक भौतिकवाद था, जिसकी परंपराएं भारतीय दर्शन में भी बहुत मजबूत थी, उनको ठीक किया। और जाहिर सी बात है कि कारखाने का विकास, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, तो पूंजीवाद के विकास की स्टडी करने के लिए उनको ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़नी होगी। उन्होंने इन सारी विचारधाराओं के आधार पर दुनिया में विश्लेषण के औजार दिए हैं, टूल्स दिए हैं। अब मार्क्स अगर जर्मनी में पैदा हुए थे और उनकी भाषा अगर हिंदी या संस्कृत नहीं थी, और उसके चलते और कुछ हमारे उस जमाने के तथाकथित विचारकों की मेहरबानी के चलते कि हमने अपने ग्रंथों को किसी दूसरी भाषा में पढ़ने के लिए अनुवाद ही नहीं किया था, उसके चलते अगर वो भारतीय दर्शन के संपर्क में नहीं आए थे, तो ये उनका कसूर नहीं था। यदि आते तो वो द्वंद्ववाद के जरिए हीगेल तक नहीं जाते, बुद्ध से काम चल जाता। चारवाक, बृहस्पति और लोकायत उनके भौतिकवाद के काम को बहुत आसान बना देते। हालांकि चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, इसलिए पूंजीवाद का अध्ययन करने के लिए उन्हें जरूर लंदन में ही जाने पड़ता, लेकिन उसी वैचारिक समग्र का हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से सोचती रही समाज को बेहतर बनाने के लिए। भारतीय दर्शन में कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, ऐसे अनंत उदाहरण हैं। उनका समग्र और समुच्चय है वामपंथ, जिसके राजनीतिक सांगठनिक रूप है कम्युनिस्ट, जिसकी विकसित राजनीतिक सांगठनिक धारा का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जरा सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए ना खट्टर साहब। इस देश में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितने भी बेहतरीन लोग पैदा हुए हैं इस देश में, और इस देश के ताजे इतिहास में, खासतौर से पिछले 150-200 साल के इतिहास में, जितनी भी इस देश की को ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति दिलाने की लड़ाई से लेकर इस समाज को पुराने प्राचीन समाज की तुलना में सभ्य बनाने की लड़ाई तक, जितने भी चीजें को, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स को, जितने भी मुकामों को आप देखने की कोशिश करेंगे खट्टर साहब, उसके पीछे आपको वामपंथ मिलेगा, उसके पीछे आपको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगी, उसके पीछे आपको लाल झंडा मिलेगा। इस देश में जितने भी सोचने समझने वाले बेहतर लोग हैं, उनको कम्युनिस्टों ने प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। 1879 मार्क्स अभी जिंदा थे। उस जमाने में बांग्ला के बहुत बड़े लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी मैगजीन साम्या में कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में नियमित रूप से लिखते थे और ये कहते थे कि दुनिया को और भारत को अगर एक सभ्य समाज और आजाद इंसानों के राष्ट्र में बदलना है तो कम्युनिस्टों को छोड़कर, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रास्ते को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है। पढ़ लीजिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये अरविंदो थे, महर्षि अरविंदो, जो बाद में महर्षि बन गए। उन्होंने 1893 में पहली बार कम्युनिस्टों का वो शब्द इस्तेमाल किया था जिसका नाम है सर्वहारा, और उन्होंने कहा था कि अगर इस देश को सही रास्ते पर ले जाना है तो वो रास्ता सर्वहारा की अगुवाई में चलने वाले रास्ते के जरिए आता है। मार्क्स को मरे हुए अभी केवल 10 साल हुए थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1902 में एक नहीं कम से कम आधा दर्जन आर्टिकल्स लिखकर यह कहा था कि मानव समाज के लिए यह सबसे बेहतर व्यवस्था है जो कम्युनिस्ट लाना चाहते हैं। और विवेकानंद, जिनकी तस्वीरें आपने अपने दफ्तरों में लगाई हैं, उनकी किताबें भी कभी कभार पढ़ लिया कीजिए। विवेकानंद इस देश के वो आधुनिक विद्रोही संत थे जिन्होंने अमेरिका से दूसरी अपनी यात्रा में, जिसमें वो 1.5-2 साल तक अमेरिका में रहे थे, उस दूसरी यात्रा में लौटने के बाद उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवाद से बड़ा नर्क दुनिया में और कोई नहीं है, और उस पूंजीवाद का सबसे बड़ा रूप है अमेरिका। इससे बड़ा नर्क दुनिया में और कोई नहीं है, और इस नर्क से अगर मनुष्यता को बाहर लाना है, ये विवेकानंद ने कहा था, इस नर्क से अगर मनुष्यता को बाहर लाना है तो केवल मजदूर और किसानों का राज लाकर ही ऐसा किया जा सकता है। केवल समाजवादी पूरी दुनिया को बचा सकता है। विवेकानंद ने एक बार नहीं, कम से कम 6 बार इस बात को कही। सोवियत संघ में क्रांति होने के 21 साल पहले विवेकानंद ने यह कहा कि पूरी दुनिया की मानवता गुलामी के शोषण से और पूंजीवाद के शोषण की वजह से परेशान है। इसमें क्रांति होगी, और सबसे पहली क्रांति रूस में होगी, उसके बाद क्रांति चीन में होगी, और यही क्रांति का झंडा भारत में भी जाएगा। उन्होंने वर्णाश्रम की परिभाषा लेते हुए कहा था कि अभी तक एक जमाना था जब जिनके पास ज्यादा अकल थी उन्होंने राज किया, उसके बाद एक जमाना था जब जिनके पास ज्यादा वो शक्ति थी उन्होंने राज किया। आज का जमाना जिनके पास ज्यादा पूंजी है, ज्यादा धन है, उनका राज चल रहा है। लेकिन ये राज हमेशा नहीं चलेगा, शूद्रों का राज आएगा, मजदूर और किसानों का राज आएगा। ये विवेकानंद कह रहे हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, कार्ल मार्क्स के जीते हुए मार्क्स की जीवनी अपने अखबार में छापा करते थे नियमित रूप से। 1881 में छापी उन्होंने। मार्क्स का देहांत जो है 1883 में हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी अखबार में ये कहा करते थे कि ये वो आधुनिक विचारधारा है जो ऐसी रोशनी पैदा करती है। ये उनका वाक्य कि इतना बड़ा चमकता हुआ सूरज है जिसकी वजह से गुलामी के अंधेरे में पड़े हुए भारत को भी रोशन करने की क्षमता है। पढ़ा है आपने बाल गंगाधर तिलक को? गदर पार्टी के लाला हरदयाल, जो आप ही के राज्य के थे, उन्होंने 1902 में ऋषि मार्क्स की जीवनी लिखी थी और यह कहा था कि इसके जरिए ही आया। तो जितने भी इस देश को बेहतर बनाने वाले, मनुष्यता को बेहतर बनाने वाले, सोचने समझने वाले लोग इस देश की जमीन पर पैदा हुए हैं, उनके आकर्षण का केंद्र रहा है वो साम्यवाद, जिसके राजनीतिक सांगठनिक वारिस है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट इसी विचार को, इसी समझ को व्यवहार में लाने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिसने समाज की बेहतरी के लिए,
सबसे काबिल लोगों को आकर्षित किया, जिसने समाज की बेहतरी के लिए लाखों करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी मेहनतकश जनता के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी की, कुर्बानी और समर्पण की मिसाल कायम की। आप नहीं समझ पाएंगे मनोहर लाल खट्टर साहब, मैं उस प्रदेश में बैठकर बोल रहा हूं जहां पर व्यापक घोटाले से लेके सिंगस्त घोटाले तक के कांड हुए हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकारों ने लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इनकी पूर्ववर्ती सरकारों को भी अपने निकम्मेपन पर लज्जा आती होगी कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग तो हैं। आप एक नेता का नाम बता दीजिए अपने यहां 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाले से लेकर नीचे के नगर निगम तक बैठे हुए पार्षद तक, जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम हुई। एक नेता का नाम बता दीजिए, एक, उसकी जन्मपत्री हम बताएंगे आपको। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट आंदोलन में एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर राजनीति में रहते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए या भ्रष्टाचार के जरिए कमाई करने के आरोप लगे हो। 27 साल तक सरकारें चली हैं, हर 5 साल बाद सरकारें केरल में बनी हैं, 20 साल तक सरकार त्रिपुरा में भी चली है, सैकड़ों की संख्या में सांसद रहे हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी अलग अलग सत्रों में। एक भी सांसद पर, एक भी नेता पर निजी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कमाई का कोई आरोप लगा क्या? कितनी सारी डायरी आई, हवाला डायरी भी आई, कम्युनिस्टों का नाम आपको मिला क्या? जिन्होंने घोटालों से परे राजनीतिक ईमानदारी और जनता के हित में संघर्ष और कुर्बानी की मिसाल कायम की है इस देश में, एकमात्र मिसाइल कायम की है जिस देश ने, उनका नाम है कम्युनिस्ट। आपने ज्योति बसु का नाम सुना होगा, खट्टर साहब 25 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब उन्होंने स्वेच्छा से अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा, जो आपकी पार्टी में सोचा भी नहीं जा सकता, जब उन्होंने कहा कि अब मेरी आयु मेरा साथ नहीं दे रही है इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहूंगा, तब पार्टी को जाकर यह मालूम पड़ा कि ज्योति बसु के नाम पर इस पूरी पृथ्वी में 2 कमरे का निजी मकान भी नहीं। 25-26 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने लिए एक मकान भी नहीं था उन ज्योति बसु का जो एक बड़े धनी परिवार से आए थे। उस धनी परिवार से आने के बाद उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति पार्टी को दे दी थी, आंदोलन को दे दी थी, अखबार चलाने के लिए, पार्टी ऑफिस बनाने के लिए, और अपने लिए एक 2 कमरे का मकान भी तैयार नहीं किया था। ये मिसालें हैं हमारे। नृपेंद्र चक्रवर्ती मुख्यमंत्री हुआ करते थे त्रिपुरा के, जिनके बारे में पूरे देश भर में ये मशहूर था कि वो कुर्ते पजामे की केवल 2 जोड़ी रखते हैं, और मुख्यमंत्री के नाते भी जब वो टूर पर जाया करते थे तो आपकी तरीके से लवाजमा 15 पेटियां नहीं जाती थी, जैसे मोदी जी एक ड्रेस को दोबारा से बदलते ही नहीं, मतलब पहनते ही नहीं है, एक बार एक ही पहनेंगे, और कई हजार कपड़े वो पहन चुके हैं। उनके पास केवल 2 जोड़ी कुर्ते पजामे हुआ करते थे, जिनमें से नहाने के बाद वो 1 जोड़ी अपने हाथ से धोते थे ताकि दूसरे दिन पहनने के लिए काम आ जाए। सुना है आपने उनका नाम? एक हुआ करते थे EMS गंगोत्रीपाद, जिन्होंने उस जमाने में करोड़ों रुपए की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, वो एक सामंती परिवार से आए थे, जमींदारों के परिवार से आए थे, अपनी संपत्ति पार्टी को दान दे दी थी, पार्टी अखबार निकालने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और जीवन भर पार्टी के होल टाइमर के कार्यकर्ता के रूप में रहे। आपने VS अच्युतानंदन का नाम सुना है? केरल के मुख्यमंत्री थे अभी तक। आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम सुना है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने निजी जीवन के लिए, मकान बनाने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए कोई कोशिश नहीं की, पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में रहे। पिनराई विजयन केरल के अभी के मुख्यमंत्री हैं। आप बहुत चिल्लाते रहते हैं वहां पर, आपके जो संगी छिछोरे हैं वो काफी हिंसा भी वहां पर फैलाते रहते हैं। 1 रुपए का भी कोई आरोप लगा उन पर? मैंने माणिक सरकार का नाम सबसे बाद में लिया है, क्योंकि वो लगातार पूरे पिछले कई वर्षों से पूरे सोशल मीडिया पर वो वायरल है कि देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के गरीबों के मुख्यमंत्री हैं,
जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी काबिलियत को होम कर दिया, अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनतकश जनता की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए। ऐसे होते हैं कम्युनिस्ट। कभी आईने में खड़े होकर देखिएगा और उस वक्त माणिक सरकार या ज्योति बसु या EMS नमूद्रीपाद या दशरथ देव को देखिएगा, उस वक्त कल्पना कीजिएगा बहुत बौने नजर आएंगे आप, बहुत बौनी नजर आएगी आपकी पार्टी। कम्युनिस्ट ही है जिन्होंने इस देश में राजनीति में शुचिता के मूल्यों को जिंदा रखा है, लोगों के विश्वास में, लोगों के दिमाग में आज भी राजनीति के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास है, तो केवल इसलिए कि हाँ कॉमरेड है, कॉमरेड आएगा तो निश्चित रूप से बेईमानी नहीं होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। यूं तो पूरी दुनिया में भी जितना बेहतर और सकारात्मक है वो कम्युनिस्टों के संघर्ष की देन है। आपने सुना है समाजवादी क्रांति का नाम? वो पहली क्रांति थी जिसने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज उस क्रांति के विफल हो जाने के 30 साल गुजरने वाले हैं। इसके बाद भी उसने जो धमाका किया था, उसने अपनी रोशनी की जो चौध पूरी की पूरी दुनिया भर में फेंकी थी, जिसकी वजह से मजदूर को अधिकार मिले, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मिली, जिसकी वजह से सार्वजनिक शिक्षा मिली, जिसकी वजह से मानवता के और मनुष्यता के नए मूल्य आए, जिसकी वजह से औरतों को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से पहली बार 8 घंटे काम का कानून बना, जिसने दुनिया को एक तरीके से बदल दिया। और जो हमारे कवि चंडीदास ने कहा है कि सावेर ऊपर मानुष सत्य, सबसे ऊपर है मनुष्य, वो धारणा को पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम किया। उसने किस तरीके से बदल दी दुनिया। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा था, हर व्यक्ति को बिना शोषण के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करने की आजादी थी, और एक सोते हुए देश को उन्होंने दुनिया के ताकतवर देश में बदल दिया। लेकिन वो केवल देश का सवाल नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला। फासिज्म का नाम सुना है? जीतते जीतते लंदन की जो विक्टोरिया रानी थी, हिटलर की बमबारी से डर के वो अपने महल को छोड़ के, बकिंगम पैलेस को छोड़ के भाग खड़ी हुई थी। फ्रांस को कुचल दिया गया था। पूरा जितना भी पूंजीवादी विश्व है वो हिटलर ने अपने घुटनों पर ला दिया था। और हिटलर का फासिज्म का मतलब समझते हैं आप? हिटलर के फासिज्म का मतलब एक ऐसा बर्बर राज, जिस बर्बर राज में उनको छोड़ के, फासिस्टों को छोड़ के बाकी के जनता की हालत यह थी कि यहूदियों को गिरफ्तार करके डाला जाता था, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाता था, और उनकी चर्बी से साबुन किस तरीके से बनाया जा सकता है, उन मारे हुए लोगों के बालों से ब्रश किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनकी खाल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसा काम करने के लिए कॉरपोरेट कंपनियां लगी हुई थी। जो कॉरपोरेट कंपनियां जिन्हें आप न्योता दे रहे हैं, उनके पुरखे, उसको हराने वाला था ये कम्युनिज्म। ये अगर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के हुकूमत के नेतृत्व में वहां की मेहनतकश जनता नहीं होती, जिसने न केवल उसको पीछे धकेला, बल्कि पीछे धकेल कर वहां पर जाकर उसको बंकर में, अपनी बंकर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, ये जनता की लड़ाई थी। वो फासिज्म जो पूरी दुनिया भर में मनुष्यता की समाप्ति करने के लिए आया था, केवल कुछ मुट्ठीभर लोगों के राज्य लेने के लिए आया था, उनके समाप्त करने का काम किया। आपको मालूम है, ये है वो लड़ाई, ये है वो विचार जो अपने ही देश में नहीं, अपने ही समाज में नहीं, पूरी दुनिया भर के समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहता है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो वास्तविक अवधारणा है, वो वास्तविक अवधारणा कम्युनिस्टों के पास है। आपकी वसुधा में जो कुटुंब है, उस कुटुंब में भारतीय भी नहीं है। उस कुटुंब में भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा शूद्र है, उनमें से 50% हिस्सा जो है वो स्त्री है, जो शूद्राति शूद्र मानते हैं आप जिसे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिन्हें आधुनिक समाज ने ओबीसी कह दिया है, लेकिन आप उनको आज भी शूद्र मानते हैं। उस समाज में केवल अंबानी और अडानी जैसे लोग और कुछ मुट्ठी भर आशाराम बापू और राम रहीम जैसे ठगों के और चिन्मयानंदों के ठगों के लिए राज करने की गुंजाइश है। आप जिस धारणा को लेकर आते हैं, उसके विपरीत सारे मनुष्य समाज को वसुधैव, पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानने की जो धारणा है, वो धारणा व्यवहार में अगर कोई लाता है तो वो कम्युनिस्ट है।
मगर खट्टर जी, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर सतलुज या यमुना से पार जाएंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। आपकी तो पूरी की पूरी वही एक घेरा है, उसी घेरे में आपको जो सिखाया गया है, जो बौद्धिक आपको शाखा में दिया गया है, उसी में आपने जो सीखा है, इसलिए आप दुनिया की छोड़िए, अपन भारत के बारे में बात करते हैं। आखिरी बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई थिंक टैंक हो या सोचने समझने वाले लोग हो तो आप उनसे कहिएगा कि इसका वो खंडन करके आए। भारत में जो भी सकारात्मक है, भारत के समाज ने जो भी बेहतरी के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके पीछे वामपंथ है। तब का वामपंथ और आज का राजनीतिक रूप से संगठित वामपंथ, जिसका नाम है कम्युनिस्ट। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। इस भारत की जनता की सबसे युगांतरकारी लड़ाई थी आजादी की लड़ाई। आपको याद है सावरकर साहब जब माफीनामे लिख रहे थे, सावरकर साहब जब विक्टोरिया के आगे ये गुहार लगा रहे थे कि मैं आपका चरण सेवक, आपके राज को मजबूत बनाने के लिए इस देश में काम करूंगा, हे माता मुझे रिहा कर दो। मोहम्मद अली जिन्ना जब 2 राष्ट्र बनाने के सावरकर के सिद्धांत के साथ जुगलबंदी कर रहे थे और सावरकर कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक इलाका होना चाहिए। जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और नेहरू की कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने के लिए तैयार नहीं थी, उस वक्त 1921 में सबसे पहले इस देश में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाले थे कम्युनिस्ट, मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद। इन एक कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव रखा था और एक कम्युनिस्ट ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन इस देश में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अधीनस्थ राज नहीं चाहिए, ये मांग करने वाले कम्युनिस्ट थे। और उसके बाद उस लड़ाई को जारी रखने वाले भी कम्युनिस्ट थे। आजादी मिलने के बाद काला पानी अंडमान निकोबार में आजकल आपकी सरकार के आने के बाद उसके हवाई अड्डे का नाम भी सावरकर के नाम पर रख दिया गया है और सावरकर की मूर्ति वहां पर लगा दी गई है, लेकिन अभी भी एक सूची टंगी हुई है वहां। जिन राजनीतिक बंदियों ने काला पानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को काटा था, अनगिनत उनमें से मर गए थे। जो लोग आजादी के बाद वहां के ताले खुलने के बाद जब लौट कर आए थे, उनमें से 60 से 70% से ज्यादा लोग अपने घरों में जाने की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में गए थे, ये कह के कि अभी केवल अंग्रेजों को भगाया है, अभी बाकी लड़ाई को लड़ना बाकी है। ये है कम्युनिस्ट, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने सर्वस्व को होम कर दिया। आजादी की लड़ाई का, स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे जाज्वल्यमान, ये थोड़ी सी कठिन हिंदी हो गई, जो सबसे चमकता हुआ पन्ना है, उस पन्ने का नाम है भगत सिंह। उन्होंने 1919 में भारत के नौजवानों के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से किन किन कुरीतियों के खिलाफ हमें लड़ना है, किस तरीके के समाज की स्थापना हमें करना है। और उसी पत्र में जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि ये कैसे होगा, और वो ये कहते हैं कि ये करना है हमें, तो हमें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदलकर अगर दूसरी व्यवस्था को लाना है, ये बात 1919 में 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी हो गई थी। उसके पहले कितने मतलब यौवन के वक्त में उन्होंने ये बात लिखी, 1929 में या 27 में ये बात लिखी थी। मैं थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर रहा हूं साल को, लेकिन भारत के नौजवानों के नाम उनकी जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में ये बात उन्होंने लिखी थी कि हमें अगर इस देश में नए भारत को बनाना है तो उसे हमें वो काम केवल कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी बनाना। भगत सिंह की कम्युनिस्ट पार्टी है ये जो आप हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसी संघी के नाम पर करने की जो कोशिश करते हैं, इन संघियों ने उंगली भी नहीं कटाई, नाखून भी नहीं कटाया। सावरकर से लेके गोलवलकर तक इन सारे लोगों ने, आपके पुरखों ने माफिया मांगी थी। 1947 के 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश खुश हो रहा था, आरएसएस ने काले झंडे फहराने का आह्वान किया था और गांधी को मारने का संकल्प लिया था।
आजादी की लड़ाई के जो सबसे सुनहरे और चमकते पन्ने हैं, उनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। चिटगांव का केस देख लीजिए, जहां पर कुछ नौजवानों ने उसको पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था, उनकी पूरी की पूरी आर्मरी को लूट लिया था। उनमें से मास्टर सूर्यसेन को फांसी हो गई थी। बाकी जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे। गणेश घोष के रूप में सीपीएम के सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंचे। कल्पना दत्त जो बाद में कल्पना जोशी बन गई, उनके रूप में अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। हरियाणा पंजाब की बात ले लीजिए, वो गदरी बाबा जो कावागाटा मारू के जहाज में बैठकर आए थे, वो गदरी बाबा और वो सोहन सिंह भकना, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने वहां से दुनिया के तमाम सारे देशों से वो इकट्ठा होकर आए इस देश को आजाद कराने के लिए। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन सब पंजाबी थे। उनको जिस तरीके की यात्राएं दी गई, उन्होंने इस किसान आंदोलन को, उन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी को पंजाब और हरियाणा में और पूरे देश भर में तैयार किया। आपके पास ऐसा है कोई नाम? माफी मांगने वालों के नाम बहुत है आपके पास, गद्दारी करने वालों के नाम बहुत है, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों के नाम बहुत है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आरती करके और उसके लिए यज्ञ करके और अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरीके से गाने वालों के नाम बहुत है। एक किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम है आपके पास। इसलिए आपको कम्युनिस्टों से डर लगता है, क्योंकि कम्युनिस्ट आपको आईना दिखाते हैं, कम्युनिस्ट आपको दर्पण दिखाते हैं, जिस दर्पण में आप पूरी तरीके से निर्वसन नजर आते हैं, जिस दर्पण में आप पूरी तरीके से इस देश के इतिहास, इस देश के समाज और इस देश की सभ्यता के दुश्मन के रूप में नजर आते हैं। इसलिए आपको कम्युनिस्टों से चिढ़ होती है। ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को वकीलों, डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों की लड़ाई से जनता की लड़ाई में बनाया। 1920 में ट्रेड यूनियन बनी, लेकिन 1936 में किसानों को भी एकजुट किया कि किसानों को भी एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, सामंतों के खिलाफ भी और अंग्रेजों के खिलाफ भी। विद्यार्थियों को 1936 में इकट्ठा किया कि ये नहीं होगा कि केवल कुछ बुद्धिजीवियों का संघर्ष हो, कुछ पढ़े लिखे लोग जाए, विद्यार्थी भी पढ़ाई छोड़ेंगे, आजादी की लड़ाई में जूझेंगे। इस देश के बुद्धिजीवियों को, कवियों को, साहित्यकारों को, फिल्मकारों को, सबको संगठित किया। 1906 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक अपना लेख लिखने की वजह से सजा दी गई थी, उस वक्त 6 लाख से ज्यादा बंबई के कपड़ा मजदूरों ने उनको सुनाई गई 6 दिन की सजा के विरोध में 6 दिन की हड़ताल की थी। दुनिया की पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक थी वो वर्कर्स की, वही वर्कर्स जो लाल झंडे को मानने वाले लोग थे, जो संघर्षशील ट्रेड यूनियन के साथ थे, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। नौसेना के सैनिकों ने जब बगावत की थी बंबई में, 1946 में, जिसके डर की वजह से बाद में अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ा और इस देश के पूंजीपतियों के साथ समझौता करना पड़ा कि न तुम बचोगे न हम बचेंगे अगर ये लोग लड़ना सीख गए। उन नौसेना के नाविकों ने अपने आजाद किए गए अपने जहाजों पर कांग्रेस पार्टी, जो उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, उसके झंडे के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी लगाया था, लाल झंडा। और उनको जब कुचलने के लिए अंग्रेजों की फौज गई थी, तब बंबई के कपड़ा मजदूर, बंबई के बाकी के वर्कर्स लाखों की संख्या में पहुंचे थे, सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। उस इतिहास का अध्याय है कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने उस जमाने में, कांग्रेस केवल उन इलाकों में आंदोलन करती थी जिन इलाकों में अंग्रेजों का राज था, रियासतों में जाकर लड़ाई नहीं लड़ती थी। ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये जमींदारी और राजशाही भी खत्म होनी चाहिए, रियासतों में भी जनता की मुक्ति का संग्राम किया, जिसका एक अनोखा और शानदार उदाहरण है तेलंगाना के किसानों का संग्राम। वो निजाम जो आजाद भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, उस निजाम के खिलाफ वहां के किसानों ने इसी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में लाल झंडा लेकर वहां के सैकड़ों 4000 से ज्यादा गांवों को मुक्त करा लिया, लाखों एकड़ जमीन जो है वो किसानों के बीच में बांट दी और आखिरकार एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस निजाम को झक मार के घुटने टेकने पड़े और हैदराबाद, तेलंगाना भारत का हिस्सा बना। पौंडीचेरी और गोवा फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश बने रहे आजादी के बाद भी, आजादी के 9-10 साल बाद था।
कौन था जो इनकी मुक्ति के लिए संघर्ष करने के लिए गया था? कभी जाइए वहां पर पौंडीचेरी, लोग याद करते हैं कि ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ अलग अलग बिखरे हुए टापुओं पर लड़ाई लड़ी, हर तरीके से जनता को संगठित करते हुए, हड़तालें करते हुए और कंधे पर बंदूक लेकर भी। गोवा का मुक्ति संग्राम भी उसकी मुख्य धुरी कम्युनिस्ट और समाजवादी थे, जिन्होंने जाकर गोवा से भी पुर्तगाल से खदेड़े हुए। उसके न जाने कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा नायक तो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के नेता थे। वो कॉमरेड यमुना प्रसाद जी शास्त्री हो, कॉमरेड बंशीधर आजाद हो, कॉमरेड राम प्रसाद पाठक हो, दीक्षित जी हो, या कॉमरेड जगन्नाथ भारती हो। ये तमाम सारे लोग तो बाद में भी शामिल रहे। कि कौन था जिन्होंने पांडिचेरी और गोवा को भी मुक्ति कराया? तो आजादी की लड़ाई में आपका कोई नाखून कटाने का भी योगदान है मिस्टर खट्टर। कभी कभार इतिहास पढ़ लिया कीजिए। पढ़ना लिखना एक व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी काम है। केवल खाकी नेकर पहन के दक्ष और कुर्सी हमारा लक्ष्य करने से काम नहीं चलेगा। ये कम्युनिस्ट है जिन्होंने 1947 में जब इस देश को सांप्रदायिकता की विभीषिका में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, जब हमारे इतिहास की एक भयानक त्रासदी घट रही थी, उस वक्त पूरे देश को सांप्रदायिक सोच में डुबोने की साजिशों के खिलाफ देश में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को, भारतीयों की एकता के मूल्यों को विकसित करने का काम किया। तब से लेकर आज तक करी रही। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने महिला के अधिकार को लोगों की चेतना में, आंदोलन के मुद्दों में शामिल करने की कोशिश की। और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने पहली बार 50% से ज्यादा आरक्षण पंचायतों में, स्थानीय निकायों में पश्चिम बंगाल में दिया। और उसके बाद वहां पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए पंचायती राज प्रणाली भी लागू की, 3 स्तरीय, जो उसके पहले इस देश में कभी नहीं थी। जनता के हाथ में राज होना चाहिए। जिसने महिलाओं को संयुक्त पट्टे देने का काम किया, जिसने पूरे देश भर में आंदोलन किए, संघर्ष किए, जेलें काटी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, लेकिन इसके बावजूद भी साक्षरता का भी काम किया, पढ़ाने लिखाने का भी काम किया, गांव गांव में स्कूल खोलने का भी काम किया। क्योंकि जो सामाजिक रूप से चेतना एक मनुष्य की पहचान है, उस काम को भी करने का काम किया गया। ये योगदान उनका है। और पिछड़ी सोच के खिलाफ ये जो लड़ाई है, आजादी के पहले और आजादी के बाद के साहित्य को उठा लीजिए, हिंदी में ही पढ़ लीजिए, संस्कृति के बारे में जान लीजिए, फिल्में जो बनी है उस दौर में, उस दौर के जो नाटक हुए हैं जिन्होंने उस पूरे देश की जनता को जागृत किया, उसको ही झांक लीजिए। फिल्में देखना तो वैसे भी ठीक ही लगता है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता। ये वो आंदोलन थे जो सांस्कृतिक मोर्चे पर भी किन लोगों ने चलाए? कम्युनिस्टों ने। ताकि जिस पिछड़ेपन की वजह से, जिस मनुवाद की जकड़न की वजह से अंग्रेज यहां पर राज करते रहे, उसको हमेशा के लिए दूर किया जाए और साम्राज्यवाद की लूट को कमजोर किया जाए। ये कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने आजाद भारत में लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए जाने दिए हैं। 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे 1972 से लेकर 77 तक के उस अर्ध फासिस्ट आतंक के दौरान पश्चिम बंगाल में, जिसका नतीजा निकला था इमरजेंसी के रूप में। आपातकाल लगाया गया था, लोकतंत्र स्थगित कर दिया गया था। कौन लड़ा उसके खिलाफ? आप। आरएसएस के जितने भी लोग थे, देवरस साहब से लेकर नीचे तक, सेंट्रल जेल में, आपके यहाँ की चंडीगढ़ की जेल में या हिसार की जेल में हमारे कॉमरेडों के साथ या हमारे साथ जो ग्वालियर की जेल में बनते, आरएसएस के सरसंघ चालक से लेकर एक एक कार्यकर्ता तक सब माफी मांग रहे थे। इंदिरा जी हमें माफ कर दीजिए, संजय गांधी जी हमको माफ कर दीजिए, हमें रिहा कर दीजिए, हम 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम के राष्ट्रीय हित के काम में अपना योगदान देना चाहते हैं। माफिया मांग रहे थे आप। ये कम्युनिस्ट और समाजवादी थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर, मैदान में थे और जेलों में भी बंद थे, मीसा में, लेकिन जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। और ये उनकी कुर्बानी थी जिसकी वजह से इस देश में इमरजेंसी हटी और एक लोकतांत्रिक माहौल कायम हुआ। पंचायती राज की बात मैंने आपको बता दी। 2004 में ऐसा मौका आया था जब कहा गया था
कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम अगर चाहे तो उसको, उसके पहले 1996 में भी ये बात आई थी कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना देंगे। उसके बाद 2004 में भी एक ऐसा अवसर आया जब कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक भूमिका में थी, उसके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी। उस वक्त भी न्योता आया था। आपके यहाँ तो मरे घूमते रहते हैं कि ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, मंत्री नहीं तो बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में नहीं तो कहीं और आ जाए। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी जिसने कहा था नहीं, अभी जनता ने हमें राज करने के लायक बहुमत नहीं दिया है, अभी हमारे पास राज करने का जनादेश नहीं है। हमारे पास जनादेश है सरकार से अपनी ताकत के मुताबिक उन नीतियों को लागू करवाने का। और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री पदों की पेशकश को ठुकराकर, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की पेशकशों को भी ठुकराकर क्या किया था 2004 में वो किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो वित्तीय संकट आया, उस वित्तीय संकट की धमकी से, उसके विस्फोट से, उसकी धमक से इस देश की जनता को बचाया जा सका। क्या कहा कम्युनिस्टों ने? कहा पद नहीं चाहिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी का कानून चाहिए। गांव में हर नागरिक के लिए यह गारंटी होनी चाहिए कि उसको काम दिया जाएगा और उसका दाम दिया जाएगा। कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं चाहिए हमको और कोई पद, हमें चाहिए एक ऐसा कानून जो इस देश की जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दे। आरटीआई के कानून को बनवाया गया उस ताकत के जरिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और वामपंथी थे जिन्होंने कहा कि मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती है उस घरेलू हिंसा पर नियंत्रण लगाने वाले कानून चाहिए। तब हमने कहा था कि हमें नहीं चाहिए पोस्ट और लाल बत्ती की कार, हमें चाहिए इस देश में सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की प्रक्रिया पर रोक। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2004 से लेकर 2009 तक ये वो 5 वर्ष थे जब कम्युनिस्टों ने पोस्ट नहीं ली, मंत्री पद नहीं लिया, लेकिन इस सरकार को इस देश की अर्थनीतियों का विनाश करने से रोका। और आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कम्युनिस्टों को कोसने से काम नहीं चलेगा। कम्युनिस्टों से सीखिए खट्टर साहब। आप जो कह रहे हैं ना कि लाठी के दम पर और आंसू गैस के दम पर और पुलिस के दम पर आप ये चला देंगे हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, पूरे देश का किसान, इस तरीके की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। वो रात को जब खेती करने के लिए जाता है ना, अकेला लठ लेकर जाता है, लेकिन इसके बाद भी किसी भेड़िए में या किसी और हिंसक जानवर में हिम्मत नहीं है कि वो उसके उस साहस का और लाठी का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसके पास ईमानदारी है, उसके पास श्रम है, उसके पास मेहनत है। आपने कुछ साल पहले ये कहा था कि ये बहुत आंदोलन करते हैं, ये हरियाणा में मजदूरों की मांग को लेकर बहुत आंदोलन करते हैं, इनकी मरोड़ निकालनी पड़ेगी। इतिहास में ऐसे मरोड़ निकालने की गीदड़ भभकी देने वाले बहुत आए, इतिहास ने उनकी मरोड़ निकाल दी, उनके नाम का उल्लेख छोड़ दिया, लेकिन मेहनत कश जनता की लड़ाई जारी रही, पहले से मजबूत होकर। कम्युनिस्टों को कोसना बंद कीजिए, दुनिया भर के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। आज दुनिया क्या सोच रही है? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जो आपका जो तीर्थ है ना अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आप पूरी दुनिया का कॉरपोरेट का और अपने आपके जो आज के आपके जो नेता है वो तो अपना शंकराचार्य और अपना गुरु सब कुछ मानते हैं। उस अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार रहे, नोबेल पुरस्कार भी मिला उनको, जोसेफ स्टिग्लिट्ज नाम है। उन्होंने एक बार ये टिप्पणी की, बाकायदा किताब लिख के, कि ये जितनी भी बीमारियां पैदा हुई हैं वो बीमारियां वही बीमारियां हैं जो मार्क्स 150 साल पहले अपनी पूंजी में लिख कर गए थे, दास कैपिटल में लिख कर गए थे कि पूंजीवाद इस तरीके के संकट को पैदा करेगा। और उसके बाद जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार हैं, जो पूंजीवादी वैश्वीकरण के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, उसके बाद वो ये टिप्पणी करते हैं कि अगर बीमारी वही है जो मार्क्स बता के गया है तो इलाज भी वही लगेगा जो मार्क्स बता के गया है। आज दुनिया भर में पूंजीवाद के समर्थक विचारक भी मान रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। ये जो ट्रंप को हराकर जो बिडेन जीत कर आए हैं, उनके नारे पर भी ये था कि अमेरिका में ये जो कारपोरेट की लूट है, इस कारपोरेट की लूट पर कहीं ना कहीं बंदिश लगनी चाहिए। और ट्रंप ये कहा करते थे कि ये समाजवाद की बात करता है। जनता का सच, जनता की इच्छाएं सर पर चढ़कर बोलते हैं। थोड़ी दुनिया की ओर देखिए,
झुंझलाइए मत, आपा मत खोइए। आखिर में ये कि खट्टर साहब के डर की वजह जायज है। एक मोहल्ले में हम लोग, हमारे शहर की एक कहानी है जो मैं सुना रहा हूं। एक दिन अचानक हमारे यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी अच्छा सा आ गया था, तो वो थोड़ी सी कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान देता था। वो बेचारा जेएनयू का पढ़ा हुआ था, तो इसलिए जेएनयू से थोड़े बहुत संस्कार लेके आया था। एक दिन हमने देखा कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के चौराहे पर पुलिस की एक स्पेशल टीम आई है, विशेष गश्त हो गई। तो वो मित्र भी थे, हमारे जेएनयू वाले थे। तो दूसरे या तीसरे दिन हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई। हमने कहा कि यार क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में तो बहुत शांति रहती है, एकदम से वहां पुलिस की चौकी कायम करने की या 1-4 का या 1-8 का गार्ड तैनात करने की जरूरत क्या थी। उसने हमसे कहा कि परसों हमें ये सूचना मिली एनपीईबी की ओर से, मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से, कि आपके यहाँ के जितने भी स्ट्रीट लाइट्स थी उन स्ट्रीट लाइट्स के बल्ब को तोड़ दिया गया है पत्थरों से। तो हमने कहा फिर क्या हुआ। उसने कहा कि स्ट्रीट लाइट के बल्बों को तोड़ने का काम वही करते हैं जो चोरी करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि दिन में अगर स्ट्रीट लाइट के बल्ब तोड़े गए हैं, इसका मतलब रात में चोरी की वारदातें हो सकती हैं। तो हमने पुलिस बढ़ा दी। खट्टर साहब का डर यही है। खट्टर साहब जिस तरीके के जनता के हित, जनता की संपत्ति, लोगों की मेहनत और पूरे देश की अब तक की अर्जित संपदा का भोग लगाना चाहते हैं चोरों के लिए, कभी 4 लेबर कोड के नाम पर, कभी 3 एग्री एक्ट्स के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी वो हरियाणा में रोड ट्रांसपोर्ट बेचने के नाम पर, वो ये जो जनता की संपत्ति जो चोरी करना चाहते हैं, उससे उन्हें डर लगता है कि कहीं रोशनी नहीं होनी चाहिए। और समाज की रोशनी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए वो पत्थर फेंक के उन स्ट्रीट लाइट्स के, जनता को रोशनी दिखाने वाली लाइट्स के बल्बों को, ट्यूबलाइट्स को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके चाहने से होगा नहीं, क्योंकि ये वो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये वो बल्ब हैं, ये वो ट्यूबलाइट्स हैं जो कम्युनिस्टों के रूप में हरियाणा में हैं, जो आज टीकरी की बॉर्डर पे हैं, जो आज सिंघू की बॉर्डर पे हैं, जो आज पलवल की बॉर्डर पे हैं, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में एक बेमिसाल योगदान किसानों को जगाने का, किसानों को संगठित करने का, किसानों को एकजुट करने का निभाया है। वो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई होने वाली लाइट से रोशन होने वाले ट्यूबलाइट्स या बल्ब नहीं है, वो जनता के संघर्ष से रोशन होने वाले हैं। और गौतम बुद्ध की भाषा में कहें तो अपदीपो भव, जो खुद को, अपने आप को एक जीती जागती रोशनी में तब्दील कर देने वाले लोग हैं, जिनकी बैटरी, जिनकी रोशनी जनता के संघर्ष से चार्ज होती है, जिनका फ्यूज पूरी दुनिया भर और पूरे देश की जनता की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने, उसका विश्लेषण करने से जोड़ता है। इन रोशनियों को आप कितनी भी ठगी करने की कोशिश कर लें, अपने आकाओं के लिए कितना भी अंधकार पैदा करने की कोशिश कर लें, सभ्यता और मनुष्यता की उपलब्धियों को चुराने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, आप इन रोशनियों को गुल नहीं कर पाएंगे। ये रोशनियां तब तक उसी तरीके से अपने आप को प्रज्वलित करती रहेंगी, अपने आप को चमकाती रहेंगी, अपनी तादाद को बढ़ाती रहेंगी, जब तक स्थायी रूप से एक नई सभ्यता, एक नई मनुष्यता और एक नए समाज का एक धधकता हुआ सूरज इस पूरी पृथ्वी पर और इस हमारी धरती के इस हिस्से पर नहीं आ पाता। इसलिए खट्टर साहब, कोसना बंद कीजिए, पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। और वैसे भी आपके कोसने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके कोसने से हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। और जब आप हमारी उंगली कर रहे होते हैं, तब दरअसल आप अपने आप को बेनकाब कर रहे होते हैं, अपने आप को अंबानी, अपने आप को अपने नेता मोदी की तरह अंबानी और अडानी के रोकड़िए और चाकर के रूप में तब्दील कर रहे होते हैं। और इस देश की जनता, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान इन कारपोरेट कंपनियों के चाकरों और ट्रंप के कैनवेसर्स को और इस देश में उन तमाम सारी उपलब्धियों को जो हमने 5000 साल में हासिल किए, उनके विध्वंसकों की कार्रवाई को कभी कामयाब नहीं होने देगा। कम्युनिस्ट इस देश में बढ़ेंगे, हरियाणा में बढ़ेंगे और आपकी सारी लूट के खिलाफ आम जनता को साथ लेकर आपसे लड़ेंगे। गलतफहमी दूर कर लीजिए,
तसल्ली के साथ सोइए, सुबह उठिए, आराम से पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू वेरी मच।